नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं सनम गौर आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन करते हूँ नए अंदाज में। और यहाँ पर आज की इस हिस्ट्री क्लास में हम लोग फिर से चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने। एज यूजुअल हमारा टारगेट है आपका सिलेक्शन, तो इसलिए बने रहिएगा वाइस स्मार्ट के साथ। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप राइस स्मार्ट की सभी क्लासेस को फॉलो अप कर रहे हैं, उन क्लासेस के साथ तैयारी कर रहे हैं। जमकर करें तैयारी राइस स्मार्ट की टीम के साथ, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जो दिवाली गई है वो खुशियों की दिवाली थी और अगली दिवाली सिलेक्शन वाली होनी चाहिए, ये हमने ठान लिया है। तो बढ़ते हैं सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हुए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? दाश दोनों का संग्रह है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दाश इज द कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। ठीक है, तो यहां पर कौन सा वह वेद है? धुन यानी किससे संबंधित होता है? संगीत से। और संगीत की जब बात करते हैं तो संगीत के आधार पर कौन सा वेद माना जाता है? सामवेद। ठीक है, तो सामवेद क्या है? कलेक्शन ऑफ म्यूजिक, कलेक्शन ऑफ म्यूजिक। ठीक है, संगीत का संग्रह है, संगीत का संग्रह है। अब देखा जाए तो वैसे अगर माना जाए तो भारतीय संगीत कौन से वेद से आया है, ये भी प्रश्न होता है। तो उत्तर क्या होता है हमारा? सामवेद। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? इस वेद से भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो यहां पर जो है इंडियन म्यूजिक इस वेद से ओरिजिनेट हुआ है। वही ऋग्वेद हमारे जो समाज के जो चीजें हैं हमारे धर्म को लेकर उनके ऊपर जो है प्रकाश डालता है। वही यजुर्वेद जो है हमारी धार्मिक प्रक्रिया, जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे धर्म में धार्मिक संस्कृति का एक बहुत अहम रोल होता है, जिसका एक भाग होता है जिसे हम बोलते हैं सेक्रीफाइसेस, यानी हवन, यज्ञ करना। तो बहुत सारे यज्ञ हम होते थे, हम जानते थे कि यज्ञ होते थे उन जमानों में, कि अगर हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल से भी और भी ज्यादा पूर्व समय की, तो उस चीज की पूरी जो विधि विधान है वो यजुर्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, अथर्ववेद, अथर्ववेद में जहां पर काला जादू टोना पर ये आधारित है वेद, तो माना जाता है अथर्ववेद। तो इस तरह से वेद का कई बार कंटेंट के आधार पर क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्या है? पाषाण एवं तांबे का प्रयोग किया जाता था। ताम्र पाषाण युग, नव पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, पूरा पाषाण युग। पहले हमने क्वेश्चन किया था, याद होगा कि अगर तांबे पर, ठीक है, तो वहां पर ये अब क्या कह रहे हैं कि तांबा और पाषाण। ठीक है, यानी अब एक तरह से इन्होंने इसको मिक्स कर दिया है कि पाषाण और तांबे मिलकर कौन सा युग तैयार होता है। तो इसको जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पर पाषाण हो गया भाई, ये जो है आपका तांबा हो गया, यहाँ पर कॉपर जिसे बोला जाता था चालको। ठीक है, और पाषाण को बोला जाता है लिथिक यानी स्टोन। ठीक है, पत्थर, पाषाण। ठीक है, तो एक एज कहलाती है जिसे हम बोलते हैं चालकोलिथिक एज, और हिंदी में इसे बोलते हैं ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, जिस काल में पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे का भी उपयोग होने लगा, क्योंकि इस काल में मानव जो था तांबे से वाकिफ हो चुका था, तांबे की खोज हो चुकी थी। और माना जाए तो मानव द्वारा जो सबसे पहला धातु उपयोग में लाया गया था, सबसे पहला मेटल जो यूज किया गया था बाय ह्यूमन बीइंग, तो वो कौन सा होता है? कॉपर, जिसे हम बोलते हैं ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक एज, जो कि हमें नजर आता है ऑप्शन ए में। तो ये हमारा उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, रिहला के लेखक कौन है? अल बिरूनी, अब्दुल रज्जाक, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से कंफ्यूज करने के लिए आपको लेखक के नाम दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक नजर आता है हमें इब्न बतूता। तो ये इब्न बतूता जो है दरअसल ही वाज द ऑथर ऑफ रिहला। ठीक है, तो ये क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम सभी जानते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जिसे कहा जाता था तुगलक वंश का पागल बादशाह।
तुगलक वंश का पागल बादशाह दरअसल ये मोहम्मद बिन जो था, ये इसके काल में ये यात्री जो है इब्न बतूता भारत आता है, ठीक है। और इब्न बतूता माना जाए ना तो ये कहां से आने वाला नागरिक था, ये कहां किस देश का नागरिक था, ये अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को, ठीक है, अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को, वहां से आने वाला हुआ था, जिसने इस नामक एक पुस्तक लिखी री हला। और री हला जानते हैं इसने अरबी भाषा में लिखी थी, कौन सी, अरबिक लैंग्वेज में लिखी थी, ठीक है। जानते हैं दरअसल इस पुस्तक में इसने बहुत सारा जो तुगलकों का जो इतिहास है उनकी जानकारी है, बहुत कुछ इसने इसमें विवरण दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित जजिया कर समाप्त किया, सिकंदर लोधी, अकबर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब। जजिया कर समाप्त करने वाले कौन थे, अकबर, ठीक है। तो अकबर मुगल सम्राट जिन्हें माना जाता था महान शासक। दरअसल हिंदू और मुस्लिम ये एक ऐसे रूलर हुए थे जिनके काल में हिंदू और मुस्लिम सभी समानता के साथ रहते थे, और इसी कारण से कहा जाता था कि ये बड़े ही पॉपुलर रूलर हुए थे, इस वजह से कि एक बहुत ही सेक्युलर रूलर है, धर्मनिरपेक्ष शासक। कहते हैं कि जजिया नामक कर, अब ये जजिया कर जो था दरअसल हम देखते हैं कि जजिया कर कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि किससे लिया जाता था, गैर मुसलमान से, यानी नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था ये, इसलिए अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था 1564 में, ठीक है। ये कब समाप्त होता है, 1564 एडी। कई बार इसका ईयर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप ईयर भी याद कर लीजिए, से आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा इससे पहले इन्होंने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, वो भी एक तरह से अकबर की जो लिबरल पॉलिसी थी, यानी उदारवाद की जो नीति अकबर ने अपनाई थी, कहीं ना कहीं उसका भी वही मतलब प्रमाण था कि उन्होंने तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया था। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि दरअसल जो जजिया कर था इसे लगाने वाले कौन थे, पहले मोहम्मद बिन कासिम। जब से देखते हैं हम लोग कि अकबर ने इसे समाप्त किया है, लेकिन फिर से भारत में एक और मुगल सम्राट हुए जिसका नाम हुआ औरंगजेब, और जिसने इसे वापस लगा दिया था, यानी री इम्पोज किया था, यानी पुनः जजिया कर लगा दिया था। नेक्स्ट, तुर्की शासन की दृष्टि से इल्तुतमिश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, ओके, यानी इल्तुतमिश का क्या सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, वंशवादी शासन की स्थापना, वह भारत में सिक्के जारी करने वाला पहला मुस्लिम शासक था, उसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया, उन्होंने एकता प्रणाली का आयोजन किया। देखो वैसे देखा जाए तो काफी चीजें हैं, लेकिन उसको हमें समझना होगा कि इनका जो है टर्किश रूल से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, ये समझना है। तो देखो यहाँ पर लिखा वंशवादी शासन की स्थापना, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये गुलाम वंश के थे, और गुलाम वंश में ज्यादातर हम देख रहे थे कि गुलाम नियुक्त हुए थे शासक जो थे। हाँ, हालांकि इल्तुतमिश की पुत्री जो थी रजिया, वो आई थी एक शासिका के रूप में, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो जिसका बोलबाला होता था वहां पर वो अपना नियंत्रण कर लेता था। अब आगे एक और गुलाम शासक होता है जिसका नाम था बलबन। इवन इल्तुतमिश से पहले भी जो थे, हालांकि आराम शाह आया था कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा बनके, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसा काबिल शासक नहीं था जो गद्दी पर बैठ सके, इसीलिए तो इल्तुतमिश को ये मौका दिया गया। तो इस दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश से पहले जो माने जाते हैं वो कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी तो एक गुलाम ही थे ना, तो ये वंशवादी जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहाँ पे ये बैठ नहीं रहा है। He was the first Muslim ruler in India to issue coins। अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहला मुस्लिम रूलर तो नहीं था जिसने इश्यू किए थे कॉइन्स। इनसे पहले मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, गौरी थे जिन्होंने लक्ष्मी की आकृति वाले कॉइन्स के साथ ही जो है कुछ इनिशिएटिव्स को लेते हुए कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था भारत में, ठीक है। तो उसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। अब दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया, ये बात तो सही था, क्योंकि इससे पहले ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई हुई थी और बाद में उन्होंने उसको बनाया था दिल्ली। तो ये हमें मेजर क्या मिलता है, हमें ये जो इनिशिएटिव मिलता है वो दरअसल एक ऐसा कहते हैं ना कि सिचुएशन थी दरअसल कि वहां पर एक तरह से माहौल था, इस वजह से उन्होंने ट्रांसफर किया था कैपिटल को लेकर। बट एग्जैक्टली इनका जो एक कहते हैं ना
तुर्की शासन के दृष्टिकोण को लेकर दर्शाया जाए, ऐसा भी कुछ ऐसा नहीं माना जाता है। उन्होंने एकता प्रणाली का आयोजन किया, तो ये दरअसल सही है, एकता प्रणाली का आयोजन किया था, क्योंकि कहा जाता है कि एकता जो कि एक दरअसल अरबिक टर्म है, और दरअसल इसका अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर एकता बोला जाता था भूमि को, लैंड को, ठीक है। तो ये क्या करते थे, दरअसल ये भूमि दे देते थे अपने नॉबल्स को, अपने जो ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, यानी जो इनके कहते हैं ना सैनिक होते थे, जो इनके ऑफिसर होते थे, उनको ये भूमि देते थे। बदले में एक कहते हैं ना कि एक तरह से जो वहां पर जो एक रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार इनको देते थे, वो होता था इक्तादार, यानी इस भूमि को जिसके नियंत्रण में लिया गया है वो इक्तादार कहलाता था, ठीक है। और वहां से जो एक रेवेन्यू, एक शेयर कलेक्ट होता था, वहां पर हम देखते हैं कि ये क्यों दे, क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता था, जो सोल्जर्स, जो ऑफिसर्स और जो नॉबल्स काम करते थे यहाँ पर सल्तनत के लिए, राजा के नियंत्रण में, एक तरह से काइंड में देखते हुए उनको टेम्परेरी बेसिस पर ये भूमि दे दी जाती थी, जिससे प्रोडक्शन होता था। और हम देखते थे कि इसको होल्ड करने वाला क्या होता था, इक्तादार, ठीक है, जिससे जनरेट किया जाता था लैंड ग्रांट्स, यानी भूमि अनुदान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने सफलतापूर्वक बाजार नियंत्रण लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां। तो भाई यहाँ पर है मार्केट कंट्रोल। वैसे देखा जाए यहाँ पर उत्तर होता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के जो रिगार्डिंग ये क्वेश्चन होता है मार्केट कंट्रोल को लेकर, ये बहुत कम डायरेक्टली पूछा जाता है, लेकिन इस बार जो हम देखते हैं कि एग्जामिनर ने यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्टली पूछ लिया है कि जो है मार्केट कंट्रोल किसने इंट्रोड्यूस किया था, सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड किया था। इसमें उत्तर आता है अलाउद्दीन खिलजी। होता ये है दरअसल अलाउद्दीन खिलजी ने जहां पर सैन्य सुधार किए थे, यानी मिलिट्री रिफॉर्म, तो उन मिलिट्री रिफॉर्म में हमें नजर आता है कि जो मिलिट्री रिफॉर्म इन्होंने किए थे, वहां पर बहुत आवश्यक था कि जब ये उनको सैलरी प्रदान कर रहे थे, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केट के प्राइजेस जो है वो कम कर दिए जाए। मार्केट के प्राइजेस कम करना आसान तो है नहीं है, कितनी समस्या इसमें आएगी, कितना मार्केट का जो पूरा कहते हैं ना एक चक्रव्यूह है वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी पूरा साइकिल जो है डिस्टर्ब होगा। लेकिन उन सबको बहुत अच्छे से अलाउद्दीन ने कंट्रोल करते हुए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हुए, इसकी जांच के साथ, काफी जासूसों के साथ, मंत्रियों के साथ इस कंट्रोल का इनिशिएटिव उन्होंने लिया, जिसमें वो पूरी तरह से सफल भी हुए थे, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि इन्हें इतिहासकारों ने एक नाम दिया है पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट। अलाउद्दीन कौन माने जाते हैं? राजनैतिक अर्थशास्त्री, यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो बहुत सक्सेस रहे थे अपने इस सुधार में, ये मार्केट कंट्रोल में। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में पुर्तगाली द्वारा प्रस्तावित जहाज निर्माण के विचार का समर्थन किया था? हैदर अली, छत्रपति शिवाजी, कृष्णदेव राय, टीपू सुल्तान। तो यहाँ पे पुर्तगालियों द्वारा प्रस्तावित जहाज निर्माण के विचार, यानी अगर देखा जाए कि भारत में जो पुर्तगाली जहाज निर्माण का विचार, जो एक नई चीज, जो प्रभाव इनकी भारत में देन रही थी, ठीक है, उसको बहुत हद तक सपोर्ट करते हैं हमारे भारतीय सुल्तान, जिसे हम बोलते हैं टीपू सुल्तान। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान दरअसल एक नई सोच रखने वाले रूलर थे। कहते हैं कि रॉकेट की एक आइडियोलॉजी ही नहीं, उसका एक बहुत अच्छा खाका ये बहुत पहले से ही तैयार कर चुके थे। तो टीपू सुल्तान दरअसल जहां पर एक मिलिट्री, जहां पर अपने सैनिकों को नियुक्त करना, उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में एक अच्छे से मतलब नियुक्त करना, ठीक है, अपॉइंट करना, ये दरअसल इनका बहुत अच्छा विचार रहता था, जिसके लिए खास इन लोगों ने फ्रेंच ट्रेनर भी रखा था अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ भारत में जहां पुर्तगालियों की इतनी बड़ी बड़ी देन रही थी, जैसे प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया? पुर्तगाली लेकर आए भारत में। या फिर अगर हम बात करते हैं, पता कहते हैं आलू की खेती पर दिल नहीं मानता कि भारत में पुर्तगालियों से पहले आलू नहीं थे, ऐसा हो सकता है, डोंट नो, ठीक है। तो आलू और तंबाकू की खेती पुर्तगाली लेकर आए थे। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जहाज निर्माण की शुरुआत की। तो दरअसल उनमें से जहाज निर्माण के आइडिया को टीपू सुल्तान ने बहुत हद तक सपोर्ट किया था, ठीक है। इनका मानना था कि दरअसल ये जो नई
तरीके होते हैं इंडियन आर्मी को स्ट्रैटेजीज के लिए उसको बहुत इफेक्टिव बनाने, इनिशिएटिव तरीके से उसको लागू करना, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था इंग्लिश बिल्डिंग का। ठीक है, कृष्णदेव किसके समकालीन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर, शिवाजी। तो यहाँ पर कृष्णदेव जो थे वो किसके समकालीन थे? वो माने जाते हैं बाबर के। दरअसल होता ये है कि हम जानते हैं कि कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के महान शासक, विजयनगर के जो साम्राज्य जो दक्षिण की ओर स्थापित हुआ था किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कभी ही बना था साम्राज्य, लेकिन कहते एक दौर आया था, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक और विजयनगर ही तो वो कंटेम्प्रेरी था, बट वो स्टार्टिंग की बात थी, शुरुआती दौर की बात थी। लेकिन जब कृष्ण देवराय बना था विजयनगर साम्राज्य का राजा, तब तक उत्तर में बाबर ने किसकी स्थापना कर ली थी? मुगल साम्राज्य की। इसलिए याद रखना कि बाबर का ये कंटेम्प्रेरी था और बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम था तुज़्ज़ुक़ बाबरी, तुज़्ज़ुक़ बाबरी में बाबर ने लिखा भी था भाई कि बाबर ने उनका मतलब बाबर का मानना था कि भारत में अगर कोई दो हिंदू शक्तिशाली शासक है तो वो केवल कौन है? एक तरफ राणा सांगा और दूसरी तरफ कृष्णदेव राय। ठीक है, तो बहुत अच्छा इन्होंने मतलब विवरण दिया था और तारीफ की थी हमारे भारतीय शासकों की। नेक्स्ट, भारत में कौन सी प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की नहीं थी? ठीक है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली। बहुत क्लियर है, कई बार मैं पिछली अपनी राइस समाज के क्लासेस में आपको टॉपिक वाइज में भी बता चुकी हूं, ऐसी बात नहीं है, टॉपिक वाइज में भी कई बार बताया है। अंग्रेजों की भारत में शुरुआत जो है देखते हैं जिसमें 3 प्रेसिडेंसी तो हमें नजर आती हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। लेकिन दिल्ली इनके पास अभी नहीं था, ना ही इनकी प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, तो क्या है इस समय? दिल्ली इनकी प्रेसिडेंसी नहीं है, क्योंकि दिल्ली इनके पास आता है डायरेक्टली जब हम देखते हैं होता है 1857 का विद्रोह, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। मंगल पांडे का ये जो 1857 का विद्रोह होता है, जिसके पीछे एक मुख्य कारण क्या माना जाता है? सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। तो दरअसल कहा जाता है कि वो जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह तक मानते हैं कि भारत में अभी भी दिल्ली में मुगल साम्राज्य शासन कर रहा था, यानी मुगल सम्राट नाम के ही सही लेकिन गद्दी पर तो बैठे थे। लेकिन अचानक से कहते हैं कि विद्रोह में शामिल होने के दौरान जो बहादुर शाह जफर थे, उस समय के मुगल सम्राट थे, उन्होंने भागीदारी ले ली थी इस विद्रोह में और बाद में जाकर जो है ये पद तो समाप्त होता ही होता है, उन्हें भी यहाँ से भेज दिया जाता है, उनका निष्कासन कर दिया जाता है और इस तरह से दिल्ली तक किसके पास आती है? अंग्रेजों के पास, यानी 19वीं सेंचुरी में। जबकि हम ये शुरुआती दौर से अंग्रेजों का 18वीं सेंचुरी से देखते हैं कि ये प्रेसिडेंसी बनी रही थी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड जॉन शॉ, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड विलियम बेंटिक? मानो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है और मानो तो बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे, भारत के और जो है पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो वर्ड होता है गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल 2 हो गए, एक हो गया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, मैं इसे शॉर्ट में जीजी लिख रही हूं, गवर्नर जनरल। ठीक है, एक हो गया भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, अब जब बंगाल का पहला होगा तो कौन सा हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन सा हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। और जब हम भारत का पूछेंगे तो कौन होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, सॉरी लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो इसके अनुसार अब जब भारत का पहला है तो कौन सा माना जा रहा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद से ये नियुक्त होते हैं एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है
और उससे पहले अगर 1833 में ये भारत का गवर्नर जनरल हुआ तो उससे पहले कौन से पद पर था? ऑफ कोर्स बंगाल के। तो बंगाल का ये क्या होगा? अंतिम गवर्नर जनरल होगा, तभी तो ये पहला गवर्नर जनरल बनेगा भारत का। यानी एक तरफ ये त्याग रहा है, दूसरी तरफ तभी तो इसका प्रमोशन हो रहा है। तो जो पद इसने त्यागा है वो क्या था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। यानी अभी तक तो ये बंगाल के ही माने जाते थे, अब वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल होंगे। तो इसलिए विलियम बेंटिक कहलाया जाता है बंगाल का अंतिम और भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक। भारत में टेलीग्राफ की शुरुआत हुई 1822, 1853, 1834, 1876। तो यहाँ पर जो उत्तर है टेलीग्राफ याद रखना 1853। ठीक है। कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन जो चलाई जाती है। दरअसल सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह से कम समय में इधर से उधर भेजना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम भी जानते हैं आज माना कि एक डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है उसमें जो चौथा स्तंभ जिसे हम बोलते हैं, फोर्थ पिलर जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है भाई? मीडिया होता है। क्यों? हम जानते हैं लोक और तंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों और तंत्र को जोड़ने के लिए मीडिया बहुत उपयोगी होती है। इसी तरह से अगर आपको अंग्रेजों को शासन करना था भारत में तो उनका प्रशासन बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए था, इतना प्रभावशाली कि कल को उनके लिए कोई भी चीजें घटित हो रही है तो उन्हें कम से कम सूचना मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ के गवर्नर जनरल के साथ कुछ हो रहा हो, वहां के गवर्नर जनरल को कोई भी जानकारी ना हो, तो इस तरह की संभावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि कम से कम समय में सूचना का आदान प्रदान हो, और यही कहीं ना कहीं आगे जाके इन्हें बेनिफिट मिलता है 1857 के विद्रोह में। 18 वाले एक विद्रोही ने कहा भी था कि आज तो जो टेलीग्राफ लाइन आई है वो हमारे गले के फंदे का मतलब गले का फंदा साबित हुई है। ठीक है। तो टेलीग्राफ लाइन से अंग्रेजों को बहुत ही फायदा मिला था, जो कहां से कहां तक चलाया गया था? कलकत्ता से आगरा। ठीक है। कलकत्ता से आगरा, ये आपको याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। गवर्नर जनरल जिसने नाना साहेब की पेंशन समाप्त कर दी, बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? ठीक है। एग्जैक्टली हु वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव? ठीक है। तो नहीं, कौन था नहीं होगा, दत्तक पुत्र था। ठीक है। जो बाजीराव द्वितीय का पुत्र था। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटन, लॉर्ड डलहौजी, और यहां उत्तर होता है हमारा लॉर्ड डलहौजी। दरअसल लॉर्ड डलहौजी जो था इसने क्या किया था? इसने एक नया तरह का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम जानते हैं, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति इसने अपनाई थी, जिसके नाम से ये बड़ा ही मशहूर हुआ था, पॉपुलर हुआ था, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में व्यपगत का सिद्धांत। ठीक है। तो दरअसल होता ये है दोस्तों कि यहां पर माना जाता है, हाँ ये माना जाता है कि इसने जो उपाधियां हैं, पेंशन है, ये सब समाप्त कर दिए थे। इसके धीरे धीरे जो विचार था ना वो ये था कि भारत में जो अभी भी जो मतलब शासकों के जो राज्य बसे हुए हैं, जो राज्य हैं जिन पर शासकीय रूल है अभी भी, वो धीरे धीरे करके अंग्रेजी साम्राज्य में जुड़ जाए, जिसके लिए लॉर्ड डलहौजी कहीं ना कहीं से इतने कारणों को मतलब इकट्ठा करता जा रहा था। किसी पर इसने झूठे आरोप लगा दिए, तो किसी ने इस पर जो है अडॉप्टेड सन का आरोप लगा दिया, किसी पर इन्होंने कहा कि आपका कोई भी अपना उत्तराधिकारी नहीं है तो आपका साम्राज्य समाप्त होता है। तो इसने बहुत ही तरीके से ना जाने कितने जो थे शासन प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि राजकीय जो स्टेट्स थे, राज्य थे, उनको इन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया था। और शासकीय राज्यों को नियंत्रण में लेने के बाद उनके उन लोगों के अंदर जो आक्रोश था ना, एक्चुअल में 1857 के विद्रोह में वही नजर आता है। उनमें से हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के जो एक तरह से षड्यंत्र की तैयारी कर रहे थे नाना साहिब, वो किस बात से पीड़ित थे? वो ये मराठा के अंतिम पेशवा, मराठा के अंतिम पेशवा जिनका नाम था बाजीराव। कहते हैं कि बाजीराव टू जिनसे अंग्रेजों ने एंग्लो मराठा वॉर में ही मराठा साम्राज्य जीत लिया था, इन्हें पेंशन देकर भेज दिया।
लेकिन बाजीराव टू के मरने के बाद नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी। कहा तुम तो अडॉप्टेड सन हो, तुम थोड़ी ना जो है मतलब रूलर हो, उनके ब्लड रिलेशन से तुम उनके पुत्र हो, तुम कोई नेचुरल बेसिस पर मराठों के हायर नहीं हो, तुम उनके उत्तराधिकारी नहीं हो, इसीलिए तुम्हें पेंशन समाप्त की जाती है। इसे कहीं ना कहीं नाना साहिब ने तात्या तोपे के साथ मिलकर 57 के विद्रोह में षड्यंत्र बनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? एपीजे अब्दुल कलाम, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो उत्तर होता है यहाँ पर कि फर्स्ट सेशन, मतलब जो फर्स्ट सेशन में होते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, 1885 में हम देखते हैं कि यह अधिवेशन आयोजित होता है जिसमें एज अ लीडर व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं, जिसकी स्थापना 1885 में ही किसके द्वारा की जाती है? संस्थापक, फाउंडर। इसके फाउंडर कौन थे? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेविन ह्यूम। कहते हैं कि दरअसल अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए कांग्रेस नामक एक तरह का जो कहते हैं ना कि सुरक्षा वाल्व का उपयोग किया था, एज अ सेफ्टी वाल्व इसे यूज किया था। ठीक है, तो उसका रिजल्ट था कांग्रेस, जिसमें पहली बार व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं अध्यक्ष, जो आयोजित किया जाता है कहां पर? अधिवेशन बॉम्बे। कहां पर आयोजित किया जाता है? बॉम्बे में आयोजित किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे अधिवेशन के लिए बहुत ही पॉपुलर थे कौन? दादा भाई नौरोजी, जो अगले ही वर्ष 1886 में होता है। ठीक है, जहां पर हम देखते हैं कि कलकत्ता में यह अधिवेशन आयोजित होता है और दादा भाई नौरोजी किसकी अध्यक्षता कर रहे थे? वही तीसरा अधिवेशन के भी लीडर यहीं पर है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास में कांग्रेस के अधिवेशन में बने थे कौन? मुस्लिम लीडर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के पहले मुस्लिम लीडर होने वाले लीडर। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, को देख लेते भाई। हु वाज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट? यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थे, ऐसा भी एक दौर आया था जहां पर इंडियंस को अनुमति दी गई थी, जिसके लिए वो इलेक्शंस के लिए लड़ सकते थे। जहां पर हम देखते हैं कि जो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, सर्वप्रथम वो खड़े होते हैं इस इलेक्शन के लिए, और बाद में इस इलेक्शन को लेकर जो आगे हमारे और भी इंडियंस आए थे, उनमें से जीतकर उसके मेंबर होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हुए थे फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिन्हें कहा जाता है भारत का द ग्रेट, इनकी उपाधि क्या है? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत के यही इनकी उपाधि हिंदी में होगी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी। ठीक है, जिसे हम सभी जानते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो जिसके कारण से इन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के धन संपत्ति का किस तरह से निकास हो रहा है, उस सिद्धांत को इन्होंने बढ़ाया था। नेक्स्ट, हड़प्पा की जो सबसे महत्वपूर्ण फसलें थी, गेहूं और जौ, तिल और सरसों, चावल और मटर, कपास और गन्ना। तो यहाँ पर वही है व्हीट एंड बार्ले। देखा जाए ना, देखो मस्टर्ड, राइस, पीस, कॉटन, शुगर केन, दरअसल ये इस तरह से हम देखते हैं कि ये ऐसी क्रॉप्स भी थी जिसे हम कमर्शियल क्रॉप्स भी कहते हैं। तो एक्चुअल में इस तरह की जो बाकी जो हमें जो नजर आ रही है मेनली क्रॉप्स, वो दरअसल बाद में आगे जाके होती है, लेकिन शुरुआती दौर में जो सबसे पहले धरती पे जो खेती होती थी वो बेसिक चीजों की हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले बार्ले नजर आता है, फिर व्हीट, राइस। तो यहाँ पर जो हमें कॉमनली नजर आ रहा आधार पर वो क्या है? गेहूं और जौ की खेती जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते थे, जिसके इवन प्रमाण तक मिले हैं। कहते हैं कि जैसे अगर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा नगर है, उस हड़प्पा नगर से एक अन्नागार प्राप्त हुआ है और अन्नागार के बाहर प्लेटफॉर्म्स मिले हैं जिसपे कुटे हुए अनाज के दाने मिले हैं। तो वहीं स्टोन एज में भी हम देखते हैं कि इस तरह के जो नियोलिथिक एज है, नवपाषाण काल, जिसमें खेती के साक्ष्य मिले हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उसमें भी किस तरह के जो है खेती होती थी उसके साक्ष्य जौ के हमें मिलते हैं, गेहूं के मिलते हैं। तो बहुत प्राचीन समय से कौन से चले आ रहे थे? गेहूं और जौ, जिसके आधार पर आप अपने उत्तर को लगा सकते हैं। नेक्स्ट,
Which of the following cities, symbols of ancient Indian culture and civilization, has its remain in Pakistan? ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा। वो ये कह रहे हैं किसके जो सिंबल है, किसके जो मतलब हम लोगों को यहाँ नजर आते हैं चिन्ह, ठीक है, भारतीय हमारी जो सभ्यता है उसके प्रमाण, उन्हें पाकिस्तान में इसके प्रमाण मिलते हैं। तो इन तीनों में से पाकिस्तान के प्रमाण किस किस के मिलते हैं भाई? हड़प्पा और मोहनजोदारो, क्योंकि कालीबंगा हमारे भारत में यानी राजस्थान में है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे जो कि पाकिस्तान में है, और मोहनजोदारो जो कि सिंधु नदी किनारे वो भी पाकिस्तान में, तो माना जाए ए और बी इसका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में हमें नजर आ रहा है, ठीक है। हालांकि इसका आपको अभी हिंदी में भी क्वेश्चन मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित में से किस शहर के अवशेष पाकिस्तान में है? अभी ठीक से आपको समझ में आ गया होगा, हड़प्पा, मोहनजोदारो और ये जो है कालीबंगा। तो अगेन हमारा रहेगा हड़प्पा और मोहनजोदारो, ठीक है, क्योंकि कालीबंगा हमारे भारत में ही है। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। अब देखा जाए तो भाई सारे ही मगध के थे शासक। अब यहाँ पे जो अंतिम की बात हो रही है, तो अंतिम शासक तो कोई और भी हो सकता है, क्योंकि इनके आगे भी शासक थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मैटर करता है ऑप्शन के आधार पर। अब जब ऑप्शन देखते हैं तो क्या कह रहा है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। तो देखा जाए तो मगध में सबसे पहली डायनेस्टी रूल करने वाली कौन सी थी भाई? हरियंक वंश, ठीक है, हरियंक डायनेस्टी, जिसका संस्थापक, जिसका फाउंडर है कौन? बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। यानी एक चीज यहाँ क्लियर हो गई, अगर यही प्रश्न में अंतिम की जगह प्रथम शासक होता तो उत्तर कौन होता? बिंबिसार। फिर बिंबिसार का पुत्र कौन? अजातशत्रु, ठीक है, यानी ये हो गया, फिर ये हो गया। अजातशत्रु का पुत्र कौन हो गया? उदयन हो गया, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो ये भी है, लेकिन अब बचा कालाशोक। तो दरअसल हरियंक वंश के बाद दूसरा वंश मगध पर आता है जिसे बोलते हैं शिशुनाग, ठीक है, और उसका शासक होता है कौन है? कालाशोक। दरअसल ये जो कालाशोक है, हम देखते हैं कि कालाशोक जो है इस वंश के संस्थापक का शासक था शिशुनाग। शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। शिशुनाग वंश का संस्थापक का नाम क्या था? शिशुनाग ही था, ठीक है। और शिशुनाग का बेटा कौन था? कालाशोक। इस कालाशोक को हम देखते हैं कि उसने अपनी राजधानी को पहले क्या किया था? पाटलिपुत्र से विशाली शिफ्ट कर दिया, वापस अपनी राजधानी फिर से कहां ले आया था? पाटलिपुत्र, जहां पर इसने अपना साम्राज्य अपने कई पुत्रों में विभाजित कर दिया था, ठीक है। वही कालाशोक जो है ये एक और नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है भाई, क्योंकि बौद्ध की जो दूसरी संगति थी, यानी बौद्ध धर्म में 4 संगति आयोजित हुई थी, जिनमें से जो दूसरी संगति थी वो किसके काल में आयोजित होती है? कालाशोक। और पहली संगति किसके काल में आयोजित होती है? अजातशत्रु। पहले इनके में, दूसरी कालाशोक में। तो अगर हम इस क्रम के अनुसार माने तो अभी हमें अंतिम नजर कौन आ रहा है? कालाशोक नजर आ रहा है, तो ये हमारा उत्तर है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? मैडम कामा, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बहुत क्लियर है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो फिर से एक तरह से कहते हैं ना कि एक तेजस्विनी के साथ एक रूप में जो आती हैं, फिर से वो कौन थी? अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली जो कि आसिफ अली से विवाह होने के बाद इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कहते हैं ना आंदोलन में एक अपनी जिम्मेदारी जो भूमिका जो निभाई थी, इनका पार्टिसिपेशन जो कि नजर आता है हमें सॉल्ट सत्याग्रह से। हम देखते हैं कि जब उस दौरान ये छोटी सी 21 वर्ष के आयु में ये अरेस्ट होती हैं, तो इनको प्रिजन में से निकलवाना, इनको जेल में से निकलवाना, जो प्रतिक्रिया थी, जो प्रोसेस था, वो आसान नहीं था, बहुत मुश्किल हुआ था। जबकि गांधी इरविन पैक्ट में, गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी जी ने कहा भी था कि जिन प्रिजनर्स को बेवजह बंद किया गया है, मतलब गांधी जी ने इरविन से मांगे रखी थी, उन मांगों में एक मांग ये भी थी कि जिन्हें बेवजह बिना किसी रीजंस के अंदर प्रिजन में बंद किया है उनको रिहाई दी जाए।
ठीक है। तो हालांकि उसके बाद भी इनकी बेल होना बड़ा मुश्किल था, जहां पे जब कहते हैं ना एक तरह से हंगर स्ट्राइक होता है, तो उसके दौरान फिर जब जाकर ये जो है बहुत लॉन्ग प्रोसेस के बाद यहाँ पर इनकी रिहाई होती है। जब कुछ समय के लिए ये जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से काफी समय तक जो है एक तरह से अलग रहती हैं, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिर से इनका जो एक रूप देखा जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी तो अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन मैदान बॉम्बे के ग्वालिया मैदान से जो मतलब जो शुरुआत होती है इस आंदोलन की, जिसे अगस्त रेवोल्यूशन, अगस्त क्रांति कहा जाता है, तो वहां पर इन्होंने तिरंगा झंडा फहराते हुए फिर से एक भूमिका निभाते हुए इस आंदोलन को लीड किया था। ठीक है, तो ये मानी जाती है रानी। प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, मथुरा में, इलाहाबाद में? तो यहाँ पर वही क्या है, द फेमस जामा मॉस्क, यानी दिल्ली का जामा मस्जिद, जो कि मशहूर है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा जामा मस्जिद माना जाता है, जो बनवाया गया था मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा। और शाहजहां जिसने जानते हैं, जिसका काल जाना जाता है, ये जो कहते हैं ना स्थापत्य कला, ठीक है ना, आर्किटेक्चर के लिए स्वर्णयुग, यानी स्थापत्य कला का स्वर्णयुग। जिसे अकबर का काल किसके लिए स्वर्णयुग माना जाता था? हिंदी साहित्य के लिए। जहांगीर का पेंटिंग्स के लिए। तो आर्किटेक्चर के लिए कौन जाने जाते थे? शाहजहां जाने जाते थे, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की। इवन भारत का ही नहीं, पूरे विश्व के जो हम देखते हैं जो अजूबे हैं, उन अजूबों में से बहुत ही खास ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया है। दिल्ली का लाल किला इनके द्वारा बनवाया गया, जो बहुत ही फेमस कंस्ट्रक्शंस में माने जाते हैं सब। उन्हीं में से कौन माना जाता है? जामा मस्जिद, जो कि है दिल्ली में। नेक्स्ट, सिजदा एवं पैबोस की प्रथा का पालन किसके दरबार में किया जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, आराम शाह। तो ये घटिया तरह की प्रथा थी सिजदा एवं पैबोस, और इस तरह की जो प्रथा थी वो किसने चलाई थी? बलबन ने। दरअसल ये जो बलबन था दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का शासक, कहा जाता था कि बड़ा ही कट्टरवादी अजीबो गरीब शासक था, जिसने क्या कहा था, मतलब इस तरह का क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मैं पहले नहीं करवा चुकी हूँ, आपको मैं करवा चुकी हूँ। अब आप ये क्रॉस चेक कर रहे हैं कि एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन क्या आपने पहले भी मेरे साथ क्लास में किया हुआ है या नहीं किया हुआ, और नहीं किया हुआ यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस निरंतर जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार हम अपने आप से कराते, कई बार एग्जाम्स वाले क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो इन्हें आप करते रहिए ताकि इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आपके ना रह जाए। ठीक है, तो सिजदा एंड पैबोस था क्या? सिजदा दरअसल एक प्रैक्टिस थी। सिजदा करना हम सब जानते हैं, ठीक है। अब सिजदा हम करते किसके आगे? गॉड के आगे। लेकिन ये तो बलबन कहता था कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, ठीक है। डिवाइन किंगशिप थ्योरी को, दैवीय सिद्धांत को इन्होंने अपनाया था शासन करने के लिए, कि मैं ही देवता हूं, इसलिए तुम मेरे आगे सजदा करो। इसलिए जब तुम आओगे मेरे दरबार में तो तुम्हें क्या करना होगा? सजदा करने के लिए बॉडी को डाउन करके इस तरह से हाथ को करते हुए सजदा करना होगा 3 बार। फिर मेरे पैरों में तुम्हें गिरकर मेरे पैरों को, दाहिने पैरों को चूमना होगा, उसे कहा जाता था पैबोस। तो ये बहुत ही अटपटी टाइप की प्रथा जो थी किसने चलाई थी? बलबन ने चलाई थी। छत्रपति शिवाजी किस मराठा परिवार से थे? होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले। तो भाई ये भोसले परिवार से थे, क्योंकि इनके पिताजी शाहजी भोसले, ठीक है। तो ये होता है क्योंकि हम देखते हैं बाद में मराठा साम्राज्य में बहुत सारी चीजें हमें ब्रांचेस नजर आती है होलकर, गायकवाड़, सिंधिया की, लेकिन बेसिकली जो हमारे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे, ये भोसले परिवार के थे, जिनके पिताजी शाहजी भोसले थे, जो कि माने जाते हैं कि किनके वंशज थे? मालोजी के, ठीक है, मालोजी के वंशज थे। वो कहां पर नियुक्त थे इस समय? हम देखते हैं कि अहमदनगर की सल्तनत जो थी, दरअसल वहां पर वो कार्यरत थे, जहां पर आगे जाकर इनके वंशज होते शाहजी, और शाहजी के पुत्र होते हैं छत्रपति शिवाजी। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? ग्रामीण, शहरी, अर्ध शहरी, आदिवासी। तो बहुत क्लियर है भाई, रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन। तो सेमी अर्बन देख रहे हैं, इससे क्या है? एक तरह से अर्ध शहरी, जहां पर एक छोटा मोटा शहर नजर आता है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ट्राइबल तो बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। रूरल नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर होता था क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर याद कर लीजिए, ट्रेड। जिस ट्रेड की वजह से आप जानते हैं
बहुत ही जबरदस्त अर्बन सेंटर था। ट्रेड के साथ साथ यहाँ पे प्रोडक्शन एरिया से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जहां इतने बड़े बड़े ह्यूज सेटलमेंट आपको मिलता है। फिर ना तो वहां पे सेमी अर्बन की कोई गुंजाइश रह जाती है यानी अर्ध शहरी या फिर ग्रामीण की गुंजाइश, बल्कि ये क्या है, पूरी तरह से शहरी सभ्यता है। ठीक है, एक तरह से ये पूरी की पूरी जो है टाउन सिविलाइजेशन, नगरीय सभ्यता, जिसके दौरान बहुत बड़े बड़े नगरों का विकास होता है। जो कितने हेक्टेयर्स में फैले हुए नगर हैं, जिनमें से हाल ही में माना जाता है कि सबसे बड़ा नगर जो है वो हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी है, जो एरिया वाइज मोहनजोदारो से भी बड़ी मानी जाती है और हाल में उसे डिक्लेयर कर दिया है सबसे बड़ा नगर। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कौशाम्बी, कलिंग, कामरूप, खानदेश। तो उत्तर है यहाँ पर कलिंग। उड़ीसा को दरअसल कलिंग के रूप से नाम से जाना जाता था, जिसको प्राप्त करना चाहते थे कौन? मौर्य सम्राट अशोक, जिन्होंने इसके लिए लड़ा था युद्ध, जिसे हम कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं, वो दरअसल उड़ीसा का ही था। कहते हैं कि उस भाग को अपने साम्राज्य में शामिल करना ही उनकी एक जिद थी, जिसके दौरान उन्होंने लाखों लोगों का खून बहाकर कलिंग की भूमि को खून से रंग दिया था। ठीक है, तो इस तरह से उसके प्राचीन नाम से लेकर ये पूछा जा रहा था क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस का टूटा हुआ गुट फिर से इनमें मतलब इसमें शामिल हो गया? 1916, 1917, 1915, 1918। तो यहाँ पर उत्तर होता है भाई हमारा 1916। एक्चुअली हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि 1907 में जब कांग्रेस अधिवेशन सूरत में होता है और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे रासबिहारी घोष, तो दरअसल उनके नियंत्रण में हम देखते हैं कि जो उनका गरम दल और नरम दल था, ठीक है, यानी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, तो वो दोनों बट जाते हैं। ठीक है, ये दोनों बट जाते हैं और बाद में जाके दोबारा ये यूनाइट होते हैं जब इन्हें दिखता है कि भारत में जो अंग्रेज हैं, जो इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो लगे हुए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में, और ऐसे में अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि फिर से एकजुट होकर हमें अंग्रेजों का विरोध करना है। तो वहीं पर बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा है, तो वहां पर हम देखते हैं कि फिर से ये क्या होते हैं, रीयूनाइट होते हैं, फिर से एक हो जाते हैं। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुई थी? संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, केंद्रीय प्रांत या उड़ीसा? तो भाई चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि गोरखपुर जिले में हुई थी, यूपी की उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जिसे हम पहले बोलते थे 1950 के मतलब संविधान से पहले, मतलब जो हम देखते हैं कि 1950 में जो संविधान लिखा गया उसके दौरान यूनाइटेड प्रोविंसेस को कहा गया था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर क्या है हमारा? यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी संयुक्त प्रांत। तो उस समय का संयुक्त प्रांत जिसमें था चौरी चौरा, वहां पर ऐसी घटना घटी कि वहां पर जिंदा 22 पुलिसमैन को जला दिया था। भड़की हुई भीड़ थी, आक्रोश था और उधर जुनून था दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन का, जिसके कारण इस घटना के पश्चात गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। तो वही एक नया क्वेश्चन आ गया ना कि कहां पर हुआ था ये घटना, कहां घटित हुई थी? तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली, यहाँ पर उत्तर प्रदेश न देकर यूनाइटेड प्रोविंसेस और उत्तर अपना दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे आपको रेडी करना है। और इसके साथ आज का सेशन हुआ ये वही पूरा। तो कैसा था ये सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना है, लाइक एंड शेयर जरूर करना है। इस तरह के सेशन के साथ बने रहना है, पूरी सूझबूझ के साथ, पूरे सीरियसनेस के साथ, जैसे कि पढ़ाते वक्त आप मुझे देखते हो। ठीक है, तो भाई अगली बार फिर से मिलेंगे नए सेशन, नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट के साथ। फिलहाल दीजिए मुझे आज्ञा, टाटा बाय बाय।